नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। कितना मोहेंगे मोहन। दरअसल एक फिल्म का गाना था कि ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे। कोई भी सरकार आती है तो बहुत सारे वादों के साथ आती है, बहुत सारी गारंटी के साथ आती है, पर उसके बाद जब बजट की बात शुरू होती है तो कई बार बजट जो है वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो जनता की सारी मांगों को एक बार में पूरा नहीं करता। इसलिए राजनीतिक पार्टियां कई बार ये कहती हैं कि भाई हमने ये जो बजट प्रावधान किया, ये जो घोषणा पत्र रखा है, ये 5 साल का है, ये कोई पहले साल पूरा नहीं होगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यों में कि बजट पर जो है लोगों का अलग अलग तरह से फोकस है। हर राज्य अपने अपने बजट पे फोकस कर रहा है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। जानकार सूत्रों के अनुसार मोहन सरकार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें सरकार जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कोई कर नहीं बढ़ाएगी। लाडली बहनों को आवास, स्वरोजगार, किसानों को बोनस, कर्मचारियों और पेंशनों के महंगाई भत्ते व राहत के लिए प्रावधान होंगे। 2028 में होने वाले उज्जैन के सिंहस्थ के लिए संबंधित विभागों का आवश्यक बजट अभी से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सिंहस्थ के आयोजन का काम समय से पहले पूरा हो जाए। मोहन कैबिनेट की 25 जून को आयोजित होने वाली बैठक में बजट पेश किया जा सकता है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्ण बजट के स्थान पर 1,45,000 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जो घोषणाएं की थी उनमें से अधिकतर के लिए अंतरिम बजट में प्रावधान किया जा चुका है। गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया जा रहा है, इसके लिए अब बजट में प्रावधान होगा। वहीं लाडली बहना आवास योजना की घोषणा भी तत्कालीन शिवराज सरकार में हुई थी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी इसे प्राथमिकता से रखा था। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में 3 करोड़ आवास बनाए जाने की घोषणा की है। इसमें मध्य प्रदेश को भी कोटा मिलेगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना में भी आवास मिलेंगे और आवास प्लस में भी स्वीकृति मिल रही है। इसे देखते हुए निर्धारित किया जा रहा है कि लाडली बहनों को प्राथमिकता मिल जाए। इसके बाद जो बहनें शेष रहेंगी उनके लिए सरकार अलग से बजट राशि उपलब्ध करा सकती है। उधर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक केंद्रों का विकास, नए क्लस्टर की स्थापना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के लिए 56% के हिसाब से प्रावधान रखा जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि, पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए भी राशि रखी जाएगी। केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए राज्यांश के साथ पूंजीगत व्यय को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में यह 60,000 करोड़ रुपए था। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके पहले चर्चा हम प्रारंभ करें, हम देखते हैं कि इस बारे में जो राजनेता हैं, जो स्पोक्समैन हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले 20 साल से जितने भी बजट आए हैं बीजेपी की सरकार के द्वारा जो पेश किए हैं, वो आम आदमी की सिर्फ कमर तोड़ने वाले रहे हैं। तो इस बार क्या अपेक्षा की जा सकती है? अरे भाजपा को ये कहना चाहिए था कि हम नया कोई टैक्स तो लगाएंगे नहीं, लेकिन जो पुराने अतिरिक्त टैक्स लगे हुए हैं उनको भी कम करेंगे। आप महंगाई कम करने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। अतिरिक्त टैक्स के भार के नीचे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति दबा हुआ है। उन टैक्सेस को जो आपने एक समय के लिए लगाए थे उन्हें कम कब कवर करेंगे? सबसे ज़्यादा वैट हमारे यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सारे ड्यूटीज़ हमारे यहाँ है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम खरीद रहे हैं। तो आखिर इन सब पे लगाम कब लगेगी? सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएगी। तो क्या मतलब है कि जो पुराने अतिरिक्त टैक्स लगे हुए थे वो हटाएगी भी नहीं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का पहला पूर्ण बजट ऐतिहासिक होने जा रहा है, जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो वचन दिए गए थे, घोषणा पत्र में वायदे किए गए थे, उन्हें पूरी करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। जनता के ऊपर कोई भार ना पड़े, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी तरह जनता के लिए समर्पित रहेगा, जनहित का बजट रहेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी जनता के लिए सौगातें लेके आ रहे हैं। तो मोहन यादव जी जनता के लिए बजट लेके आ रहे हैं। तो एक बार मोहन, जैसा कि उनका नाम है, और मोहन अलग अलग तरह से लोगों को मोहते हैं, और हम देखते हैं कि हम पौराणिक काल से लेकर आज तक जो है मोहन की लीलाएं देखते आए हैं।
वो एक ईश्वरीय स्वरूप है और ये एक मनुष्य हैं और एक नेता हैं। उज्जैन से आते हैं, सिंहस्थ वहाँ पर है और शिवराज सिंह की इतने साल की सरकार के बाद मोदी जी ने इन पे भरोसा किया है और डॉक्टर मोहन यादव के जिम्मे ये कमान सौंपी है, तो निश्चित रूप से वो अपना मोहनी रूप दिखा के बहुत सारे लोगों को मोहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ उपचुनाव भी होंगे, फिर नगर निगमों के और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, तो ये बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने होगी। तो चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ राकेश शर्मा हैं भोपाल ब्यूरो से, उनका भी स्वागत है। और रविंद्र तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभय जी, सबसे पहले आप ही से जानते हैं कि अब चूंकि अब आपके क्रियान्वयन की बारी है, क्योंकि आपने जितनी गारंटी दी थी तो आपको मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत भर भर के उपहार दिया है, दोनों ही विधानसभा में और लोकसभा में आपने जैसा चाहा वैसा मिला है। अब जनता की बारी है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से हमने टाइटल रखा है कि मोहन जो है मोहेंगे, तो वो किस तरह से मोहित करेंगे, किस तरह से बजट में क्या क्या प्रावधान करेंगे, क्या प्राथमिकता होंगी, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, जैसा आपने अपने कार्यक्रम का टाइटल रखा है, निश्चित तौर पर यही यथार्थ सत्य होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विकसित के साथ, संकल्प के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और हम जब आज यहाँ तक 2003 से आज हम 2024 में जब बैठे हैं, बजट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, तो आप अनुमान लगाइए कि जब कांग्रेस सरकार यहाँ से मध्य प्रदेश में 2003 में थी, तब 23,161 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज आप कई चैनल पे बता रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा, तो सरकार करेगी। तो इस तरह से सरकार ने कैसे डेवलपमेंट के सारे काम सर्व समाज को लेते हुए, सर्व वर्गों को लेते हुए कैसे उनके दिन जो है जीवन यापन को आगे बढ़ाएं, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उन्हें सीधा सीधा लाभ दिया है। इसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में हम 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। ये जनता का आशीर्वाद ही है, ये भारतीय जनता पार्टी के कामों का परिणाम ही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, जैसा कि आज आपने देखा होगा कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने सभी विशेषज्ञों से राय ली है, जनता से राय ली है। यह सर्व समावेशी बजट बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसी, उन्होंने कहा है कि कोई हम नया कर उस पर जनता पर भार नहीं डालेंगे। निश्चित तौर पर ये जो नई योजनाएं आएंगी, लाडली बहना है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है। और हमारा संकल्प पत्र है, जिसे हमें जैसे धीरे धीरे 5 साल के लिए हमें जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच रखा है कि हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, जनता के लिए ये काम पूर्ण करेंगे, वो भी हम आपके बजट में आप देखेंगे कि वो भी उसकी भी झलक आपको मिलेगी। जी, तो जैसा आपने कहा कि ये जो है जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि सर्व समावेशी बजट होगा और सबसे पूछकर बातचीत होगी, तो रविंद्र तोमर जी, जब सबसे पूछने की बात हो रही तो कांग्रेस के लोग भी आम नागरिक तो हैं ही और मतदाता भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या अगर पूछा जाएगा तो आप क्या क्या सलाह देंगे? तो ये है कि जो टैक्स पहले से लगे हुए हैं, सरकार ने 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, तमाम टैक्स जनता के ऊपर थोपे गए हैं। मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल पे, तमाम चीजों पे अलग अलग था, तो वो उसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भार जनता पे ही आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो वित्तीय ढांचा है वो 20 साल में सरकार ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है मध्य प्रदेश में। जो बच्चा पैदा हो रहा है हमारे घरों में, हमारे आपके घर में, उस बच्चे पे भी कर्जा है। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे केवल बातें तो होती हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सड़कों का अगर चौड़ीकरण हो रहा है तो ये काम भी नहीं होगा, इसमें टीआरपी लेने की बात आती है। तमाम अपव्यय भी रोकना पड़ेगा। सरकार ने जैसे इस बार विकास यात्रा निकाली,
केंद्र सरकार की तरफ से था, लेकिन राज्यों में प्रत्येक जिले में एक जिले में सरकार का 15 से 20 करोड़ रुपया खून पसीने की गाड़ी कमाई का बर्बाद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा भारत जनता के ऊपर पड़ता है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और रहा सवाल ये कि सरकार जो अच्छा फैसला लेगी तो अच्छे फैसले में विपक्ष उसके साथ है। अब गेहूं की खरीद के बारे में हम लोग आवाज उठा रहे थे कि आपने 2700 रुपये क्विंटल की बात करी, तो उसमें 2700 रुपये की घोषणा करो। तो इस तरह का अगर कोई बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये प्रति लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमारा सहयोग नहीं कर रही है, हमारा विरोध कर रही है। हम विरोध नहीं करते, कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है। अगर कोई ठीक काम हो रहा है तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, मनमानी करेगी, तो हमारा विपक्ष का काम है कि हम उस पर रोक लगाएंगे और हम कहेंगे कि भाई ये सिलसिला तो टैक्स पे जो जितना ज्यादा फोकस होना चाहिए, कि कम होना चाहिए, ताकि जनता पे जो भार पड़ रहा है, लोड है, वो कम हो जाए। मेरा तो यही एक सुझाव रहेगा और ऐसे पार्टी का कौन भी कौन से, अल्टीमेटली रहेगा। रवीन जी ये बताइए, जब भी कोई महंगाई बढ़ती है, कोई कीमत बढ़ती है, कोई टैक्स बढ़ता है, तो ये कहीं कोई सरकार हो वो वापस नहीं होता, मतलब कभी भी जो है कीमतें कम नहीं होती। तो ऐसे कौन से टैक्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डीजल की। पहले एक उदाहरण दे दूं आपको, जी खाद्यान्न की वस्तुओं पे है, डीजल पेट्रोल पे है। तो डीजल पेट्रोल अब मध्य प्रदेश में अगर अन्य राज्यों की तुलना में देखते तो हम सबसे ज्यादा यहाँ टैक्स लगा हुआ है। तो किसान अल्टीमेटली उससे दबा हुआ है ना बोझ में। तो मैं समझता हूँ कि उसको राहत देने के लिए, क्योंकि डीजल की आवश्यकता तो किसान को बहुत ज्यादा पड़ती है, पंप चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, तो वो सारी चीजें हैं। और भी खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, तमाम ऐसे हैं चीजें जिन पे टैक्स का बोझ, ये बात सही है आपकी कि लग गया एक बार, तो उसको नियंत्रित करने का कोशिश करना चाहिए। डीजल पेट्रोल का तो कायदे से पूरे हिंदुस्तान में एक ही होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो होता है ना, उससे भी कई बार क्या होता है, अब विषमता रहती है। अब जैसे जो उत्तर प्रदेश का बेल्ट लगा हुआ है, वो वहाँ 10 रुपए का अंतर आ रहा है, राजस्थान में कम आ रहा है, अब यहाँ इस पे बहुत ज्यादा टैक्स है। ये फर्क है। ये भी तो मांग की जा सकती है कि क्यों, अगर मैं समझता हूं कि विपक्ष को इस बारे में बात करना चाहिए कि जब इस देश में ये बात हो रही कि एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव, बहुत तरह की एक मेक की बात हो रही है। तो अभी आप बात कर रहे थे कि जो महंगाई का लेवल है, अगर पूरे देश में कैसे चीज़ों को नियंत्रित किया जाए कि जो भी चीज़ें हैं अगर पूरे देश में एक साथ मिले। ठीक है कि जो पहाड़ी इलाके होंगे, दुर्गम, वहाँ परिवहन का पैसा लगता होगा तो उसके लिए थोड़ी कास्ट जुड़ सकती है, पर इस दिशा में भी तो कांग्रेस को कुछ नए तरह से एक प्रतिपक्ष के रूप में सुझाव देना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक देश एक कानून एक चुनाव, इसकी बात होती है, तो कम से कम ये बाकी चीजों में भी तो समानता लानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक सी महंगाई है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चलिए मैं अपने सहयोगी राकेश शर्मा के पास चलता हूँ। राकेश, ये जो नया बजट सत्र आने वाला, अंतरिम के बाद अब पूर्ण बजट होगा, इसकी किस तरह की तैयारी है? वित्त मंत्री जी ने ऐसी क्या क्या बातें कही जो नई है या लगता है कि लोगों में उत्साह का संचार करेगी, या मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने की दिशा में 2-4 कदम आगे बढ़ेगी? ऐसे कौन कौन से बिंदु है? देखिए सुभाष जी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, उससे 2-4 कदम आगे बढ़ने की कवायद ही जो है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का जो पहला बजट रहेगा, इसको लेकर जो है सभी की निगाहें रहेंगी। क्योंकि ये बात की जाए तो इससे पहले यदि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बजट पेश किए थे, वो तमाम जो है आम आदमी से जुड़े हुए थे, किसानों से थे, व्यापारी से थे, छात्रों से थे, कर्मचारियों से संबंधित होते थे। तो इस बार भी जो है सरकार ने इन्हीं वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि देखिए, इसको लेकर एक सेमिनार भी जो है राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। इसमें वित्त मंत्री जो है और
वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो भी शामिल हुए थे। उन्होंने लोगों से राय भी मांगी थी कि किस तरह का बजट होना चाहिए, किस तरह से इसके प्रावधान होना चाहिए, टैक्स का स्लैब को लेकर भी लोगों से जानकारी ली थी। यानी तमाम मुद्दों को लेकर, यानी वित्तीय मुद्दे जो थे उन मुद्दों को लेकर जो है जनता से राय मांगी गई थी। अब हालांकि देखिए, यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी इस समय जो योजना चल रही है वो लाडली बहना योजना है, और बजट में जो प्रावधान होगा सबसे ज्यादा राशि का, तो वो लाडली बहना योजना को लेकर ही होगा, क्योंकि इससे आधी आबादी के सबसे ज्यादा जो आधी आबादी को सबसे ज्यादा जो है राशि दी जा रही है। इसके अलावा यदि बात की जाए, देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की थी। तो यदि बात की जाए तो देखिए उन्होंने भी जो है वहां पर केन बेतवा जो परियोजना है उसके भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा है। इसके अलावा उन्होंने जल गंगा अभियान और सिकल सेल जो उन्मूलन कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश में चल रहा है इसके बारे में भी जो है प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं जिनके संचालन के लिए बड़े बजट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिकल सेल की जो बीमारी है वो आदिवासियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और उसी के रोकथाम को लेकर जो है सरकार भी काम कर रही है, और इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम। राकेश, मैं आपको थोड़ा यहाँ रोकना चाहता हूँ। दरअसल सिकल सेल को लेके पता नहीं, एक बात समझने की जरूरत है। सिकल सेल दो कैरियर जो सिकलिंग वाले होते हैं, जब वो आपस में विवाह करते हैं और उनकी रक्त कुंडली नहीं मिला के सिर्फ जन्म कुंडली मिलाई जाती है, तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो कैरियर के रूप में पैदा होता है। तो ये अभी इसकी सिकल सेल की कोई दवाई तो नहीं आई है, पर इसमें एहतियात आया है, जागरूकता आई है। और कल ही झारखंड की सरकार ने इसमें जो सिकलिंग से प्रभावित लोग हैं उनको 1000 रुपये देने की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि सिकल सेल के बारे में जब बात करते हैं हम, तो सिकल सेल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जागरूकता और उनकी पूरी लिस्टिंग बनाना, उनके कार्ड बनाना कि भाई इसको क्या क्या इनका ब्लड ग्रुप है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिकलिंग को लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही है, तो अभी इसकी कोई उस तरह दवाई नहीं आई है कि इससे इसको सुधारा जा सके। चलिए, अब आप आगे बता रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके जानकारी में इजाफा कर दूं। देखिए, उसके अलावा यदि बात की जाए, देखिए कल मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आए थे, और यही जो सिकल सेल को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले में भी जो है सरकार की तारीफ की थी। तो कह सकते हैं कि ये तमाम, देखिए मध्य प्रदेश में जो तमाम बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इसको लेकर सरकार बजट तो रखेगी, लेकिन यदि देखिए दूसरी ओर हम बात करें जो अभी हमारे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है रविंद्र तोमर, उन्होंने जिस तरह से जो बात रखी है कि जो टैक्स स्लैब है, यदि जो जीएसटी लगता है पेट्रोलियम पदार्थों पे, क्योंकि ये जो तोमर साहब हैं जो चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, और ग्वालियर चंबल संभाग जो है यूपी से सटा हुआ है, तो ऐसे में यूपी और मध्य प्रदेश में जो पेट्रोलियम पदार्थों के जो दामों में जो फर्क है वो लगभग 10 रुपए लीटर है। वो सही कह रहे हैं इस बात को लेके, और निश्चित रूप से सरकार को भी जो है ये पेट्रोलियम पदार्थों पे जो है थोड़ी सी राहत देना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उपयोग यदि कर रहा है पेट्रोलियम पदार्थों का, वो किसान कर रहा है, क्योंकि किसानों को तमाम जो है कामों में जो है डीजल की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में यदि डीजल पे यदि 10 रुपए लीटर की यदि राहत जिस प्रकार से यूपी में मिली हुई है, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिली हुई है, उस प्रकार की राहत यदि मध्य प्रदेश के किसानों को मिलती है, तो ये भी निश्चित रूप से एक बड़ी जो है सफलता सरकार के लिए है। क्योंकि देखिए, खजाने में बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन जनता को जो है राहत मिलेगी, लेकिन एक प्रकार से एक संदेश भी जाएगा कि हाँ, किसानों को एक आर्थिक रूप से सशक्त करने की कवायद सरकार ने की है। जी ठीक है रविंद्र, अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, एक बात बताइए, 3000 करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है जिसके बारे में बात की जा रही है, और आपने इसको 2003 से भी कंपेयर किया कि 2003 में जो है 2361 करोड़ का बजट था, 23,161 करोड़ का बजट था, जो अब बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए होने जा रहा है। तो ये जो बजट है, जिसमें अभी ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा पैसा लाडली बहना के लिए रखा जाएगा, या जो मोदी की गारंटी है उनको प्रावधानित किया जाएगा, और अंतरिम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया गया है, पर वो अंतरिम था इसलिए पूरा प्रावधान नहीं हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रायोरिटी है, इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और जो मध्य प्रदेश के लिए लगता है कि अभी शामिल होगी? तौर पर लाडली बहना मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी लाडली बहना भी हैं, लाडली लक्ष्मी भी हैं, ऐसी अलग अलग जो हमारी योजनाएं चलती आ रही हैं, वो एक भी योजना
इस बजट सत्र में प्रभावित नहीं होगी, सभी यथावत रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 3 करोड़ का आवास का उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, तो जो राज्य की योजनाओं का उसको भी, राज्यांश को भी उसमें रखा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं माननीय शिवराज जी के कार्यकाल से और डॉक्टर मोहन यादव जी का जो आज पहला बजट है, आप देखना डॉक्टर मोहन यादव जी का बजट जो है ऐतिहासिक होगा। आम गरीब किसान युवा महिला सबके उद्यमी सबके लिए होगा और सभी क्षेत्रों पर विचार कर जैसी जनता की राय ली गई है, विशेषज्ञों की राय ली गई है, कहां हमारी इस बजट की उपयोगिता है और कहां हम बेहतर इसको क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसका बजट जो है जगदीश देवड़ा जी आप देखिएगा 1 जुलाई को जब सत्र शुरू होगा तो रखेंगे। और जो अभी आपने स्किल जो एनीमिया वाला अभी विषय रखा था उसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है उसमें गोत्र का चलन था और उसमें यह कहा जाता था कि एक गोत्र में एक शादियां नहीं होती थी। तो इस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ पहले नहीं आती थी, लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है, पश्चिमी सभ्यता का असर भी आ गया है, इसलिए अब वो चीजें अब उतनी ज्यादा चलन में नहीं रह गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है और इस कारण इस तरह के इनसे बचा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट है भारतीय जनता पार्टी का, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का, यह ऐतिहासिक बजट होगा। गरीब का बजट होगा, किसान का बजट होगा, महिला का बजट होगा, युवा का बजट होगा और आप देखना मध्य प्रदेश और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसमें मध्य प्रदेश सहयोगी होगा। जी, तो अभय जी मध्य प्रदेश इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था में सहयोगी होगा, ये उम्मीद जता रहे हैं। रविंद्र तोमर जी, इस पूरे बजट को जो मोदी की गारंटी का भी है, जो लोगों से वादा किए हैं, जिसमें लाडली बहना भी है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, इस पूरे बजट की जो अभी प्रावधानों की बात हो रही, वित्त मंत्री ने जो हिंट दिए हैं, जनता से जाके बात की है, कहा है कि ये समावेशी बजट होगा, तो इस बजट के प्रावधानों में आप और क्या क्या चीज़ें सोचते हैं कि सप्लीमेंट होना चाहिए? इसलिए एक तो मैंने जो पहले कहा कि टैक्स का जो भार जनता पे आ रहा है वो लेवल पे नहीं आना चाहिए। जो मध्य प्रदेश की जनता बनी है, किसान है, मजदूर है, बहुत सारे लोग हैं, उसका मेरा ये कहना है कि बजट में जो ऐड होने वाली करी है, तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट पिछले सत्र में मैंने देखा कई बार ये क्या करते हैं कि बजट जैसे 8,500 करोड़ का बजट था और ये जो लाडली बहना का जो जिस प्रकार से ये घोषणा करी है उसमें 12,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है जो बहनों को दिया जाएगा। तो इस तरह के जो बीच का डिफरेंस है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? अगर इस पर हम क्वेश्चन करते विपक्ष के लोग तो सत्ता पक्ष के लोग उसका ठीक से जवाब नहीं देते, बल्कि ये कहकर सदन को समाप्त कर देते हैं कि वो कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही। भाई हम कोई बात हम विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष का काम है कि हम पूछेंगे ना कि आप जो बीच का अंतर है वो कहाँ से पूरा करेंगे। खास सवाल बजट का कोई सुझाव की बात करें तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत बहुत खराब है और उस वित्तीय हालत को ठीक करने की तरफ तो कोई प्रयास है नहीं। बजट आप प्रस्तुत तो कर देंगे, आप 3.5 लाख करोड़ का अनुमानित बजट पेश कर दिए, लेकिन उसकी वित्तीय हालात को कैसे सुधारेंगे, क्या सरकार की इस पर चिंता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और उस कर्ज के केवल आप बजट पेश करके जनता में एक टीआरपी लेने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप पूरे प्रदेश की वित्तीय हालत को ठीक करें। ठीक है, अभय जी से पूछ लेते हैं रविंद्र जी कि वो किस तरह से वित्तीय हालत को ठीक करेंगे और ये जो कहाँ से प्रावधान करेंगे, कैसे होगा, थोड़ा अभय जी आप भी बता दीजिए। जी, मैं थोड़ा सा ये विषय रखना चाह रहा था कि हमारे कांग्रेसी मित्र चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, इन्होंने कहा कि हम 8,500 रुपए खटाखट देंगे और लाइनें लगी हैं महिलाओं की कि वो मांग रही है कि कहां से आएगा। अभी इन्होंने कर्नाटक में 3 रुपए डीजल पर पेट्रोल पर बढ़ा दिए, हिमाचल में इनकी सरकार आई तो उसके बाद इन्होंने डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दिए। तो कांग्रेस का तो जो है चेहरा अलग है, 2 चेहरे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये आम गरीब किसान का और युवा महिला का बजट होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी इस सब वर्गों की चिंता करेंगे और इन सभी वर्गों को जो योजनाएं बनाई गई हैं
वो उनके जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, जो आवश्यक थी। आज आजादी से, आज हम जो 75वें अमृत काल में हैं, यहाँ तक लाने के लिए, उनका भी जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन योजनाओं का लागू होगा। आपने देखा अभी 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ की राशि अभी ट्रांसफर की गई 9.5 करोड़ किसानों को। तो ये किसान का को जो उनका आमदनी है उसको वृद्धि करने के लिए, दुगना करने के लिए प्रयास है। एमएसपी अभी बढ़ाई गई है, आपने देख 117 रुपए जो है धान पे बढ़ाई गई, मूंग पे बढ़ाई गई, मूंगफली पे बढ़ाई गई। तो लगातार किसानों को कैसे आगे बढ़ाना है। ऊर्जा, जो पीएम ऊर्जा में बिजली बिल कम करने का प्रयास, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, बिजली बिल शून्य होगा। तो सभी क्षेत्रों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी राकेश, ये जो अभी हमारे दोनों प्रवक्ता बता रहे थे बजट को लेकर कि मध्य प्रदेश में ये जो बजट आएगा इससे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ेगा। पर किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं में पहले होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। उसके साथ साथ फिर जो घोषणाएं होती हैं, जैसे लाडली बहना को पैसे देना है या अन्य योजनाओं में पैसे देना है। तो क्या अभी, और ये भी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक जो है कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या ये कर्ज के जरिए पैसा प्रावधान, डबल इंजन की सरकार, क्या केंद्र से पैसा मिलेगा या राज्य अपने संसाधन से अपनी वित्तीय आय बढ़ाकर ये करेगा या डेप्रिसिएट के जरिए होगा, कैसे होगा ये? देखिए सुभाष जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो कर्जे में है, उसका आरोप सही भी है। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकार के द्वारा जो कर्जा लिया गया था, उसकी जिस प्रकार से वो कर्ज लगातार बढ़ता गया और उसी को लेकर विपक्ष ने बार बार इसको मुख्य बिंदु बनाते हुए आम जनता के बीच में रखा भी कि ये जो सरकार है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय जो है लाडली बहना जब संचालित की थी, उस समय जब जो है सरकार के खजाने में इतनी राशि नहीं थी, तो ऐसे में सरकार को कर्ज लेना पड़ा और यही कर्ज जो है बढ़ते बढ़ते जो है काफी संख्या में पहुंच गया और इसी के चलते जो है काफी, यदि बात की जाए तो चूंकि 15 साल के लिए जो है कर्जा लिया जा रहा है या 20 साल के लिए लिया जा रहा है, तो उसका जो कर्जे का जो ब्याज होता है उसको चुकाना भी जो है सरकार को ही पड़ेगा। हालांकि देखिए, अब डबल इंजन की सरकार आपने कही है सुभाष जी, तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी है। अब ऐसे में जो जीएसटी का जो पैसा है वो केंद्र से राज्य सरकार मांगेगी, तो एक निश्चित रूप से जो है एक जो खजाने पे जो वित्त बहुत ज्यादा पड़ता है वो कम होगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भी जो है मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। दरअसल देखिए, उज्जैन में भी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई थी, अब महाकौशल में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने की तैयारी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक निवेश आ सके, जिसके चलते मध्य प्रदेश के जो सरकार है उसके खजाने में भी जो है बढ़ोतरी हो सके। सरकार को तमाम जो, चूंकि देखिए काम बहुत सारे हो रहा है विकास कार्यों से रिलेटेड, लेकिन आवक जो है, ठीक है राकेश, अपन एक आध और बजट पे जो है एक बार और चर्चा करेंगे, थोड़ा बजट का खुलासा हो जाए, क्योंकि आज अपना समय जो है, जैसे बजट कम है वैसे समय कम है, तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।